नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मधुमक्खी पालन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बैरम खान थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह कौन था? तो सर टॉमस रो था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत के सबसे पहले सुकुमार सेन जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा में क्या सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में
राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सूर्य को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बृहस्पति है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है? तो संगमरमर जो है एक कायांतरिक शैल है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, संगमरमर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता की पैमाने की सीमा क्या है? तो 1 से 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा 1 से 12 तक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जो है वो जापान का है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जापान का है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 78.03% है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज़ जो हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्थलीय समीर कब बहती है? तो स्थलीय समीर जो है वो रात के समय में बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, स्थलीय समीर रात के समय में बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? तो प्रतिचक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पश्चिमी घाट को भारत का इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मालदीव जो है वो सबसे छोटा द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का कच्छ का रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कच्छ का रण जो गुजरात में है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केरल राज्य में सबसे कम जन्म दर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को विधायिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विधायिका कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद कौन कौन से सत्र आयोजित करती है?
तो संसद जो है बजट सत्र आयोजित करती है, मानसून सत्र आयोजित करती है और शीतकालीन सत्र आयोजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सत्र जो है संसद आयोजित करती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आयरलैंड से ली गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों, कानूनों को लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना, यही न्यायपालिका का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को लघु अकबर कहा जाता है? तो दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। दारा शिकोह। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर के समकालीन थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।